मैच करके ही हमेशा क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इसके पर्सपेक्टिव में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आज। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि देखो कोरल रीफ जो है ये इन्वायरमेंट का भी पोर्शन है और आगे चल के मैं ही आपको इन्वायरमेंट और एजुकेशन भी पढ़ाऊंगा। तो इस पर्सपेक्टिव में जब हम वहां पर कोरल रीफ को पढ़ेंगे तो हम वहां पर क्विक रिवीजन दे देंगे, केवल क्विक रिवीजन या फिर समराइज कर दूंगा मैं आपको वापस से। और आज हम बिल्कुल डिटेल में कोरल रीफ को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये हमारा इकट्ठा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए ये है, आप जैसे किसी ने अभी कमेंट किया था कि ये दिवाली ऑफर है या जो भी आप इसको समझ सकते हो, कि हमने डिसाइड किया है और बहुत सारे मेल्स भी हमारे पास आए थे कि इस पूरे प्रीलिम कोर्स के प्रिपरेशन में सीसैट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने सीसैट का भी कोर्स इसमें इनबिल्ट कर दिया है। हालांकि ये शुरुआती दौर पे अनाउंस नहीं था, तो जो भी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सीसैट से उनको डर लगता है या फिर उनको ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो वो सीसैट के कोर्सेज को एक ओरिएंटेशन क्लास आज ही मैंने अपलोड कर दिया है और यहाँ पर आप सीसैट को भी कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो भी सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सीसैट के लिए, वो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज मतलब क्या कि किसी टॉपिक को हो सकता है कि वो 20 मिनट में खत्म कर दे, किसी टॉपिक को हो सकता है कि वो 1 घंटे में खत्म करे। तो यहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं होगी इन लेक्चर्स में, बल्कि टॉपिक के साथ साथ जैसे भी वो पढ़ाना चाह रहे हैं आपको, आप बिल्कुल सिमिलर अप्रोच के साथ आप इनको हूबहू वैसे ही पढ़ते जाओ। काफी क्वालिफाइड टीचर हैं और काफी एमिनेंट टीचर हैं, काफी सालों से ये पढ़ा रहे हैं। तो इस बेसिस पर सीसैट का इनके पास बहुत बढ़िया नॉलेज है, इनसे आप सीसैट के नॉलेज को गेन करो, देखो कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और इसके बेसिस पर आप इस पूरे सीसैट के कोर्स को आगे आने वाले 2 से 3 महीने में आराम से बिल्कुल प्रैक्टिस करो। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से आप पर डे पर भी अगर आप आधे घंटे भी देते हो इन लेक्चर्स के अलावा, तो भी आप सीसैट को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो एक जो बहुत बड़ा एक रिस्क था और प्रीलिम्स के सिलेक्शन में आपका एक बोल सकते हो बाधा था, वो दूर किया गया है हमारे माध्यम से। ठीक है, तो आप देखो लेक्चर 18 की मैं बात कर रहा था कोरल रीफ्स, तो हम कोरल रीफ्स को ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। एक रिलीफ फीचर हम डिस्कस करेंगे कि रिलीफ फीचर मतलब कि कौन कौन से कोरल रीफ से रिलेटेड रिलीफ फीचर होते हैं। हमको पता होना चाहिए कि जो भी मैरीन लैंड फॉर्म्स हम पढ़ रहे थे ना अभी कुछ लेक्चर्स पहले, उन मैरीन लैंड फॉर्म्स का एक टाइप कोरल रीफ भी है। मैंने उस टाइम पे जानबूझ के इसको वहां से ओमिट कर दिया था, जो कि हम आज कवर कर रहे हैं। तो आप इसको उस चैप्टर से भी रिलेट करके देख सकते हो कि कोरल रीफ क्या है, एक प्रकार का मैरीन लैंड फॉर्म है जिसके बारे में भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। फिर इनके कुछ अलग अलग टाइप्स जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटोल्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। इनके अलावा मेजर कोरल रीफ के और क्या क्या टाइप है, कैसे डेवलप होते हैं, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट बात, और कोरल ब्लीचिंग क्या है। ये दोनों टॉपिक ये सारे टॉपिक्स जो हैं दोनों इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कलरफुल कोरल रीफ्स एक्चुअल में क्या होते हैं। छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं समुद्र के अंदर। ये जो टाइनी एनिमल्स हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलिप्स। बेसिकली यही पॉलिप्स हैं जो कि ऐसे कोरल रीफ फॉर्मेशन में सबसे बेसिक रोल प्ले करते हैं। ये पॉलिप्स कैसे होंगे, मान लो कि कोई सी एनिमोन है, मतलब या फिर जेलीफिश टाइप के हैं कुछ, तो ये सब छोटे छोटे बहुत ही टाइनी कि आप इनको अकेले बिल्कुल एक निकाल के देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। तो इसमें आप इस बेसिस पर कोरल रीफ्स को पढ़ते हो। अब इस कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन में सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया कि यहाँ पर इसका सबसे बेसिक फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरत होता है। पॉलिप्स, पॉलिप्स क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं, सी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जेलीफिश, एनिमॉन्स ऐसे। लेकिन ये अपने आप में बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो अब ओशन के अंदर अगर इतने सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स बनेंगे तो ये कहीं ना कहीं फ्लो हो जाएंगे, हट जाएंगे, या फिर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में दिखेंगे। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि ये हमेशा कलेक्टिवली देखने को मिलते हैं। हमेशा आप देखोगे कि ये एक कलेक्शन में ही मिलते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि ये अपना घर खोजते हैं और घर खोजने के लिए इनको बहुत ही बढ़िया अपना साथी मिलता है, एक कोरल। कोरल क्या होते हैं, एक समझ लो कि ऐसे ही कैल्केरियस स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर्स वाले कुछ वाटर ऑर्गेनिजम्स के साथ में अटैच होते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप ये सब स्ट्रक्चर्स, रॉकी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना यहाँ पर, ये होते हैं कोरल्स। तो ये छोटे छोटे कोरल्स हो सकता है कैल्शियम के बने हों, ये अलग अलग सॉल्ट जैसे जैसे ओशन में वैरी करता है उस हिसाब से बनते हैं, और इसीलिए इनके ऊपर जब ये अपना घर बना लेते हैं तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं और इसके बेसिस पर ये हमेशा और हमेशा कॉलोनी में ही मिलेंगे। कॉलोनी मतलब कि हमेशा एक साथ मिलेंगे। अब इनके पीछे कुछ कंडीशंस हैं कि कहाँ पर ये बनते हैं। उसके पहले हम इन दो वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, कोरल और रीफ्स, जो कि हमारे इस पूरे लेक्चर में हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कोरल्स की, तो देखो कोरल्स में क्या होता है कि छोटे छोटे सीमेंटेड फॉर्म में ये मास होते हैं, रॉकी मास। जैसे कि हम सीमेंट देखते हैं ना कि अगर उनको सीमेंट को इकट्ठा जगह पर रख दिया जाए तो बिल्कुल हार्ड रॉक्स की तरह वो बिहेव करते हैं, आप समझो कि। लेकिन सीमेंट क्या होता है, एकदम पाउडर स्ट्रक्चर में होता है, हम उसमें पहले पानी मिलाते हैं फिर वो हार्ड हो जाता है। तो समझो कुछ ऐसा ही बहुत ही छोटा ट्यूबुलर स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हम पॉलिप पढ़ रहे थे ना, पॉलिप्स अपना घर बनाते हैं इन्हीं कोरल्स के अंदर, तो इनको हम लोग इसीलिए कोरल पॉलिप भी बोलते हैं। और होता यूं है कि कोरल पॉलिप जब अपना घर बनाते हैं ऐसे कोरल के ऊपर, अब कोरल इनको कहां से मिलता है, कोरल कैसे बनाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर आपको भी पता है कि ये सॉल्ट ओशन से मिलते ही है। अब कैसा सॉल्ट कहां पर कैसा मिलता है उसके बेसिस पर ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कोरल्स बना लेते हैं। कोरल क्या होते हैं, ऐसे ही ट्यूबुलर स्केलेटन होते हैं। ट्यूबुलर स्केलेटन मतलब इनके सिर के ऊपर, जैसे हमारे सिर के ऊपर स्केलेटन है, वैसे ही समझ लो पॉलिप के ऊपर ऐसा कुछ स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर होगा। अब ये क्या होता है, छोटे छोटे ये भी होंगे बिल्कुल पॉलिप के शेप के। लेकिन क्या होता है, जब भी ऐसा कोरल पॉलिप जब मर जाता है, जब ये मर जाते हैं तो क्या करते हैं, ये अपने कोरल को वहीं पर छोड़ देते हैं और इसके ऊपर नए कोरल पॉलिप्स जन्म लेते हैं। ठीक, फिर ये भी मरेंगे, इनके ऊपर एक और कोरल पॉलिप जन्मेगा। तो मतलब क्या है कि स्केलेटन के ऊपर स्केलेटन ऐसे ऐसे छोटे छोटे इकट्ठे होते जाते हैं। तो ये जो ट्यूबुलर स्केलेटन्स हैं इनको हम लोग कोरल्स बोलते हैं। लेकिन जब ऐसे ही छोटे छोटे कोरल स्केलेटन्स इकट्ठे होते होते ऐसे मिलियंस ऑफ साल के बाद क्या होता है, ये बहुत ही हीप लाइक स्ट्रक्चर, रॉकी माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं। लेयर बाय लेयर ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इसके बेसिस पर ये जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है ना, उनको हम लोग बोलते हैं रीफ। ठीक है, ऐसे ही रॉक क्रिएटेड बाय दीस डिपोजिशंस आर कॉल्ड रीफ। सिंपल सी बात है, कोरल और रीफ समझ में आ गया आपको। और कोरल रीफ क्या है, जब हम इकट्ठे बात करते हैं कोरल रीफ की, तो ये एक प्रकार के मैरीन लैंड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी शुरुआती में हम इसको अटैच करने की बात कर रहे थे ना, कि जब ये मैरीन लैंड फॉर्म्स और भी पढ़ रहे थे, जैसे कि गुआर्ड्स पढ़ रहे थे, या फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आर्क आइलैंड्स या फिर नॉर्मल आइलैंड्स पढ़ रहे थे, सी माउंट पढ़ रहे थे। तो इन सबके साथ साथ सी माउंट, गुआर्ड्स, इन्हीं के साथ एक और मैरीन लैंड फॉर्म आपको वहीं पर अटैच करना है। कभी भी क्वेश्चन आता है मैरीन लैंड फॉर्म्स का, तो वहां पर आपको कोरल रीफ्स के ऊपर भी चर्चा करना पड़ेगा। अब ये तो बात हमने कर ली बेसिक्स की, आखिरकार कोरल रीफ्स ये सब क्या होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही टाइम आगे बढ़ता जाता है ये इकट्ठा होते जाते हैं और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अलग अलग शेप्स में ये हमें मिलते हैं। इनके शेप्स के बेसिस पर इनके अलग अलग नामकरण कर दिए गए हैं, जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल, ऐसे ऐसे नाम होंगे। होता क्या है कि ये जैसा कि हमने शुरुआती वीडियो में देखा ना कि बहुत कलरफुल होते हैं ये, तो आखिरकार इनके कलर के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो आप स्केलेटन देखते हो ना, या फिर आप देखो कि जिस हिसाब से अलग अलग सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं,
इन सॉल्ट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से, जैसे कहीं पर कैल्शियम सॉल्ट है, कहीं पर सोडियम सॉल्ट है, तो इन अलग अलग सॉल्ट्स के कंपोजिशन भी अलग होते हैं। आपने देखा कि किस हिसाब से सॉल्ट कंसंट्रेशन भी वैरी करता है, प्रेसिपिटेशन, इवोपोरेशन, इसके बेसिस पर अलग अलग कितनी रिवर्स इससे आ रही है, कहां पर इसका आउटलेट, क्या इस छोटे ओशन का आउटलेट, सॉरी इस छोटे सी का आउटलेट किसी ओशन में मिल रहा है कि नहीं। तो इन सब बेसिस पर कोरल के अलग अलग कलर हमको देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि जब भी ऐसे किसी भी आइलैंड के इर्द गिर्द पूरा कोरल बनता है तो हम उनको कोरल आइलैंड भी बुलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं कोरल्स के इकट्ठे होते होते ऐसे बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स भी बन जाते हैं, जैसे कि हमारा लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप इज अ टाइप ऑफ कोरल आइलैंड। छोटे छोटे फॉर्म्स में आप देखोगे कि कोरल के आइलैंड्स आपको व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे जो मेरीन प्लांट्स होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करते रहते हैं धीरे धीरे इन्हीं कोरल्स के ऊपर। तो ये कोरल के ग्रोथ में वो भी छोटे छोटे मेरीन प्लांट्स भी हमने देखा ना कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे, तो वो उस हिसाब से कोरल्स के ग्रोथ में और भी ऐड करते जाते हैं। अब देखो हम बात करते हैं रिलीफ फीचर्स की। तो रिलीफ फीचर्स में बेसिकली हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और ये क्या होता है, कोरल आइलैंड्स जो है बेसिकली कुछ एटॉल्स में फॉर्म होते हैं। अब ये एटॉल क्या है और ये सब क्या नाम मैंने अजीबोगरीब ले लिए हैं, इन सभी नामों को हम डिटेल से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रिंजिंग रीफ की, देखो फ्रिंजिंग रीफ जैसा कि आप इस वाली फोटो में देख पा रहे होगे कि एक बड़ा सा आइलैंड होगा कोई, और इस आइलैंड के इर्द गिर्द आपको शैलो एरियाज में ये कुछ व्हाइट कलर के या फिर लाइट ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। लाइट ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि अंदर अंदर देखोगे आप पानी का एक बहुत ही छोटा पतला लेयर है, उसके अंदर ऐसे ही आपको कोरल रीफ्स दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, और ब्लू टिंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ओशनिक वाटर जो है वो ब्लू कलर का है। या फिर आप इस फोटो में देखो क्या होगा कि देखो इनको चाहिए शैलो वाटर, तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ में तो जाके बन नहीं पाएंगे, इधर डेप्थ में नहीं बन पाएंगे ना इधर डेप्थ में बन पाएंगे, तो इनको ये छोटा सा स्लोप मिलता है, इसी स्लोप पे वो फॉर्म होंगे। तो ये स्लोप इनको कहीं पर भी मिलेगा तो यहाँ पर ये इकट्ठा होते जाएंगे छोटे छोटे फॉर्म में, और यहीं पर ये फ्रिंजिंग रीफ बनाएंगे। फ्रिंजिंग रीफ बेसिकली क्या होता है कि किसी भी आइलैंड के अगर चारों तरफ आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, तो वो फ्रिंजिंग रीफ है। या फिर आप उसको एक नैरो बेल्ट बना सकते हो जो कि 1 से 2 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। ये बहुत गहराइयों में नहीं मिलेंगे, और हमेशा आप देखोगे कि इनका जो स्लोप है ना बहुत स्टीप होता है। जैसे ही ये खत्म होंगे तो आप जरा इस वाले पिक्चर को वापस से देखो कि ये यहाँ के आने के बाद बिल्कुल स्टीप स्लोप है। तो ऐसा स्लोप इसलिए होता है क्योंकि आप देखो कि अचानक से जो डेप्थ है वो इनका बढ़ता है, और इधर दोनों फॉर्म पर ये एक ज्यादा एरिया डेवलप कर सकते हैं जहां पर इनको सनलाइट मिल पाए, तो इसलिए ये एक स्टीप स्लोप बनाते हैं। ये क्या होता है कि सीवर्ड साइड में मिलेंगे, मतलब कि हमेशा पानी के पास, मतलब जहां पर लैंड और वाटर सरफेस मिलते होंगे, ओशन सरफेस मिलते होंगे, हमेशा वहीं पर मिलेंगे, और शैलो एरियाज में मिलेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाएंगे आप तो वहां पर कोरल पॉलिप्स नहीं मिलते हैं। आप देखो फ्रिंजिंग रीफ जो है ना वो इन तीनों टाइप्स जो कि हमने फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल, ये जो 3 नाम हमने लिया, इन तीनों नाम में सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में जो कि रीफ मिलता है वो मिलता है फ्रिंजिंग रीफ। मतलब कि ये सबसे ज्यादा अवेलेबल या फिर सबसे मोस्ट कॉमन फ्रिंजिंग रीफ है। इनके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि न्यू हेब्राइट सोसाइटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, या फिर फ्लोरिडा के सदर्न कोस्ट पे भी हमको ऐसे बहुत सारे फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलते हैं। इवन आप अपने लक्षद्वीप वाले आइलैंड के आसपास भी फ्रिंजिंग रीफ को देख सकते हो। यहाँ पर देखो क्या होता है कि एक लगून बनता है। ये क्या होता है कि कभी कभी ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये आगे चल के लगून बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ ही लेते हैं कि लगून क्या होता है। हालांकि हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है कि लगून क्या होता है, इसी स्ट्रक्चर के साथ हमने पढ़ा था। तो लगून बेसिकली क्या होता है कि एक प्रकार का कोरल रीफ का ही टाइपोलॉजी है। टाइपोलॉजी मतलब कि एक आप बोल सकते हो उन्हीं का एक टाइप है, उससे जुड़ा हुआ एक वर्ड है। ये क्या होता है कि अगर लगून का क्या मतलब है कि इस सरफेस के अंदर, मतलब कि ये क्या हो रहा है एक तरीके का, मान लो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा और यहाँ पर एक बार बन जाए, ठीक है। इस पूरे बार के अंदर एक शैलो एरियाज मिले, ये जो व्हाइट बैंड है ना पानी का, इसी व्हाइट बैंड को जो कि ऐसे इकट्ठा हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं लगून। तो लगून का एग्जांपल अभी हम देते हैं, इसीलिए हमने पहले लगून पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि बैरियर रीफ क्या होता है। तो देखो जिस हिसाब से हमने अभी लगून की बात की है, बैरियर रीफ में क्या होता है कि जो अभी हम बैरियर की बात कर रहे थे, यहाँ पर मान लो कि रॉकी मासेस इकट्ठा हो रहे हैं, अगर इसी रॉकी मासेस की जगह पर रीफ इकट्ठा हो जाए, कोरल्स इकट्ठा हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक और लगून फॉर्म होगा, और इसके अंदर भी एक लगून होगा, और इसके चारों तरफ जो ये रीफ बन रहा है कोरल रीफ, इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर रीफ, क्योंकि ये एक प्रकार के बैरियर का काम कर रहा है ना। तो जैसा काम वैसा नाम, बैरियर रीफ। तो बैरियर रीफ आप देखो क्या होता है कि ये जब इकट्ठा होते होते एक पूरा प्रोसेस चलता है एक्चुअल में। ये पूरी एक थ्योरी है जिसकी वजह पर हम आगे पढ़ेंगे भी। क्या होता है कि ये वाला जो आइलैंड सरफेस है ये हमेशा इरोड होता रहता है सी वेव्स के थ्रू या फिर कुछ ना कुछ विंड सरफेसेस के थ्रू, और ये नीचे की तरफ हमेशा इसका हाइट दिन पर दिन कम होता जाता है। और हमको पता है कि कोरल्स मरते मरते एक के ऊपर एक हमेशा इकट्ठा होते जाते हैं, तो इनका नेचर है ऊपर उठने का, और इन बैरियर रीफ्स का नेचर है नीचे जाने का। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो सरफेस हो वो बिल्कुल ऊपर रहा हो, यहाँ पर मतलब कि इतना पोर्शन पानी के ऊपर रहा हो, लेकिन अब ये सबडक्ट हो गया नीचे की तरफ। तो जब इतना पोर्शन पूरा ऊपर करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले क्या बन गया, हमारा फ्रिंजिंग रीफ बना होगा इसके चारों तरफ। लेकिन चूंकि ये सबडक्ट हो गया तो क्या होगा कि इसके बीच में भी पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि उसको खाली स्पेस मिल गया। तो इस बेसिस पर क्या बोलेंगे हम उनको कि यहाँ पर एक अंदर क्या बन रहा है, अभी हमने क्या पढ़ा, लगून। मतलब कि बैरियर रीफ क्या होगा कि बैरियर एक तरीके का रीफ जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका एक एक्सटेंशन है, और इसमें क्या होता है कि मेन लैंड वाटर और इस आइलैंड के बीच में एक क्या बनता है, लगून बनता है। इस लगून के थ्रू अगर रीफ अपने मेन आइलैंड से सेपरेट हो गया है तो इसको हम लोग बैरियर रीफ का नाम देते हैं। ये सबसे बड़ा होता है तीनों जो कि हमने बात किया ना कि फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटोल के बीच में, तो ये सबसे बड़ा होता है, और फ्रिंजिंग रीफ सबसे ज्यादा पाया जाता है। बैरियर रीफ क्या होते हैं कि आप अगर इनके पूरे सर्कमफेरेंस को देखोगे तो हो सकता है कि आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के चौड़े रीजन में आपको ऐसे बैरियर रीफ देखने को मिल सकते हैं। होगा कि ऐसा कि जरूरी नहीं है कि ये केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर में हो, बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में भी आपको फैले हुए बैरियर रीफ दिख सकते हैं। लेकिन आपको ये बहुत बड़े एरिया में, और इनकी जो विड्थ होगी ये भी कुछ किलोमीटर तक वेरी कर सकती है, सेवरल किलोमीटर हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े एरिया में पाए जाते हैं। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि यूजुअली आप देखोगे कि ये एक तरीके का ब्रोकन रिंग के फॉर्म शेप में दिखेंगे। बीच में आप अपनी उंगली को इमेजिन कर सकते हो, और इसके चारों तरफ एक अंगूठी जैसे होता है, रिंग होता है, आप उसको पहनाने वाला काम देख सकते हो। लेकिन बैरियर रीफ का क्या मतलब है, बैरियर रीफ में आपको आइलैंड अभी भी विजिबल होगा, और इसके चारों तरफ ये रीफ दिखेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे बैरियर रीफ। और ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल ही होता है। क्यों होता है आप इसका रीजन अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ही ये बना हुआ था। क्योंकि ये आइलैंड नीचे सबडक्ट हो गया और ये धीरे धीरे ऊपर उठता रहा, इसके चलते इसका शेप लगभग इसी आइलैंड के ही चारों तरफ जो भी इसका शेप बनता है उसी के लगभग आसपास में ही ये रीफ का स्ट्रक्चर होगा। बैरियर रीफ जो होते हैं वो सबसे कम कॉमन होते हैं, जल्दी मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जो सबसे बड़ा रीफ मिला है, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ
नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो एक बैरियर रीफ है। ऐसा नहीं कि बैरियर रीफ ये जो 1200 मील लंबी है ये एक सिंगल बैरियर रीफ हो, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बहुत सारे रीफ्स हैं, उनका एक कलेक्शन है जो कि 1200 मील लंबा है, उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर रीफ। आपको मैंने एक डायग्राम में दिखाया भी था कि अगर मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया को अगर हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा यहीं पर है ग्रेट बैरियर रीफ। आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड से एक बड़ा सा बीच में लगून आता है और इस लगून के इधर तरफ पूरा एक बहुत बड़ा सा बैरियर रीफ क्रिएट होता है। तो ये सबसे बड़ा रीफ है, बैरियर रीफ है पूरे इस वर्ल्ड का। बात करें अगर एटॉल्स की, एटॉल्स क्या होते हैं, रफली ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मेन वाटर से इनका चैनल भी लिंक्ड होता है। अब क्या हो रहा था, जो भी हम आइलैंड की बात कर रहे थे कि वो धीरे धीरे नीचे सबडक्ट हो रहे थे, एटॉल्स के टाइम पर वो कंप्लीटली सबडक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे धस जाते हैं। और ये जो रीफ्स हैं ये हल्का हल्का ऊपर काफी हद तक विजिबल दिखने लगते हैं हमको, एक्जैक्टली ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो डेप्थ होता है ना यहाँ का, ये डेप्थ लगभग आपको 80 मीटर से 150 मीटर के रेंज में दिखेगा। बहुत गहरा नहीं होता, लेकिन 80 और 150 मीटर भी कम गहरा नहीं है। तो ऐसा एटॉल फॉर्मेशन होता है। इनके अलग अलग ऐसे चैनल्स भी निकल सकते हैं। इनके अलावा आप इनको या तो सर्कुलर में देखोगे या तो ओवल शेप में देखोगे, मतलब कुछ भी हो जो कि आइलैंड जिस स्ट्रक्चर में होगा उसी स्ट्रक्चर में आप एटॉल्स भी देखते हो। मोर और लेस आप ये बात करो कि जो भी अभी बैरियर रीफ देखने को मिल रहा था उसी बैरियर रीफ का एक फर्दर एक्सटेंशन है एटॉल। तो इसी गैप में हम लोगों ने एटॉल भी पढ़ लिया। एटॉल्स जो होते हैं वो पैसिफिक ओशन में बहुत ज्यादा कॉमन है। आप देखोगे फिजी के पास में, फिजी का एक एटॉल है। इसके अलावा यहाँ पर फिनोफिटी एटॉल मिलता है जो कि एलिस आइलैंड के पास में है। और यहाँ पर आपको बहुत कॉमन, फिजी में तो बहुत कॉमन आपको एटॉल्स देखने को मिल जाएंगे। इवन लक्षद्वीप आइलैंड के पास भी आपको बहुत ज्यादा तादाद में एटॉल्स देखने को मिल जाएंगे। एटॉल सबसे सुंदर होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए बहुत बढ़िया एरिया होता है, वो विजिट करते हैं, सुंदर होता है देखने में, तो इसीलिए टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं इन सब जगहों से। साउथ पैसिफिक में और मिड साउथ पैसिफिक के बिल्कुल बीचों बीच हिस्से में, मतलब कि अगर हम पैसिफिक ओशन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हवाई आइलैंड और उसके नीचे वाला जो पूरा रीजन है ना, वहां पर आपको मिलेगा ये एटॉल्स। इसके अलावा जो भी ऐसे रीफ हैं आपको पॉलिनेशिया वाले जगह पर मिलेगा। इसके अलावा मार्शल आइलैंड, कैरोलिन आइलैंड, माइक्रोनेशिया और कुक आइलैंड। अब आपको आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको ये बताना है कि कैरोलिन आइलैंड कहां पर है, कुक आइलैंड कौन कौन से कंट्री के पास में है, और मार्शल आइलैंड तो चलिए आपको हो सकता है पता हो। अगर आपको नहीं पता होगा तो स्पेसिफिकली मुझे कैरोलिन आइलैंड और कुक्स आइलैंड के बारे में जानना है कि ये दोनों कौन से ओशन में है और इनके पास वाले कौन से कंट्रीज हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको डिस्कशन पेज पे इसको बताना है। इंडियन ओशन देखो बहुत सारे एटॉल्स को बनाता है। आप मालदीव्स और चागोस या फिर सेशल्स के पास, जहां पर हम मेडागास्कर वाला रीजन देख रहे थे, मेडागास्कर के जस्ट अगल बगल रियूनियन आइलैंड, सेशल्स और ऊपर पड़ोगे तो ये चागोस का एक आर्किपेलागो है, वहां पर आपको बहुत सारा एटॉल्स मिलेगा। इवन आप लक्षद्वीप के नीचे आओगे तो मालदीव्स वाला जो रीजन है वहां पर भी मिलेगा। और कोकोस आइलैंड ग्रुप में भी आपको यहाँ चागोस के पास में कोकोस या फिर इधर उधर जो भी रीजन हैं वहां पर आपको एटॉल्स के फॉर्मेशन इंडियन ओशन में भी खूब भर के मिलेंगे। एटॉल्स देखो कुछ इस तरह से होता है, मैंने इसको क्रॉस सेक्शन में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर देख लो आप, ये एटॉल्स धीरे धीरे पूरे इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पे बीच में एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि अब कहां पहुंच गया है, नीचे धस के। ये ब्राउन वाला रीजन आप जो देख रहे हो ये माउंटेन रॉक होगा जो कि किसी जमाने में काफी ऊपर होगा, लेकिन अब काफी नीचे धस चुका है। और इसके चारों तरफ ये ऐसे ट्यूबुलर स्केलेटन्स इकट्ठा होते 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 ये कोरल रीफ पूरे इकट्ठा हो चुके हैं। इन्हीं को बोलते हैं एटॉल्स। अब ये कैसे डेवलप होते हैं, हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि एक थ्योरी है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी हुई। देखो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ही एकमात्र थ्योरी नहीं है जिसमें हम लोग कोरल रीफ के फॉर्मेशन को देखते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मुरेज हैं, मुरेज की भी एक थ्योरी आती है, एक डाइस की थ्योरी आती है, लेकिन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब ऑप्शनल ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं ना उनको पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम इन चीजों को उतना फोकस नहीं करेंगे। बेसिकली हमने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी तक जो भी हमने टाइप्स देखे थे वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही बनाए हुए लक्षद्वीप आइलैंड का जैसे ये फॉर्मेशन समझाना चाहते थे चार्ल्स डार्विन, तो उनकी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड ये जो लक्षद्वीप आइलैंड को हम अभी पढ़ रहे हैं बेसिकली वही है कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि देखो ये हमेशा एक शैलो वाटर में बनते हैं, शैलो वाटर में हमेशा कोरल रीफ पाए जाएंगे। और इन्होंने बताया कि देखो ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये सबसे पहले स्टार्ट होता है इनके इस छोटे से एरिया में बनना और ये धीरे धीरे डेवलप होता है यहाँ पर। इसके बाद जैसा भी, और ये बनता कहाँ पर, इसके पीछे इकोलॉजिकल कंडीशंस आते हैं इनके लिए, जो भी कोरल्स को डेवलप करने के लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए उन कंडीशंस को भी हम पढ़ेंगे। तो उन कंडीशंस पे जहाँ पर भी सफिशिएंट अमाउंट में फुलफिलमेंट हो पाती है वहां पर कोरल रीफ हमको देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है कि आइलैंड्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली सबसाइड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है, और ये दिन पर दिन ग्रोथ करते रहते हैं। इसके चलते क्या होता है कि आगे चल के यही जो कोरल रीफ है ये आगे चल के फ्रिंजिंग रीफ थे जो अभी वो बैरियर रीफ में चेंज होते हैं और बैरियर रीफ आगे चल के एटॉल्स में चेंज होते हैं। यही 3 स्टेप्स डार्विन ने समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये देखो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, बहुत ही क्लियरली तरीके से आप इनकी थ्योरीज को समझा सकते हो। ये एक प्रकार का एक्टिव वोल्केनो था। इस एक्टिव वोल्केनो के इर्द गिर्द फेवरेबल कंडीशन मिला जहां पर रीफ डेवलप हो सकता था, तो इसके चारों तरफ कोरल रीफ इकट्ठा होने स्टार्ट हुए और ये बनाते हैं फ्रिंजिंग रीफ। लेकिन दिन पर दिन ये वोल्केनिक आइलैंड धीरे धीरे नीचे की तरफ सबडक्ट होता गया, नीचे की तरफ सबसाइड होता गया और यहाँ पर बीच में एक लगून बन गया और इस लगून के चारों तरफ जो बना उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर रीफ। और जब ये वोल्केनिक आइलैंड हमेशा के लिए बिल्कुल नीचे चला गया सी लेवल के नीचे, तो ये जो एक बाद में स्ट्रक्चर बचा हुआ देखने को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉल। बहुत ही सिंपल सा है ना ये सब टॉपिक्स। अब हम अगर पढ़ते हैं कि आइडियल कंडीशन क्या है कि जिसके बेसिस पर कोरल का हम लोग ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं, तो 4-5 फेवरेबल कंडीशंस हैं इसके। सबसे पहले कि भाई देखो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो काफी स्टेबल होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली स्टेबल होना चाहिए लंबे समय के लिए। जैसे कि जो भी टेंपरेचर का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ना हो, या फिर आप देखो कि जैसे क्लाइमेट में क्विक चेंजेस आते हैं, जैसे विंटर है फिर समर आ गया, फिर तुरंत ही स्प्रिंग आ गया, ऑटम आ गया, ऐसा कुछ भी अगर होगा ना क्विक तुरंत ही, तो वहां पर ऐसे कोरल्स में ग्रोथ नहीं आएगा। इसके लिए बहुत ही स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये थोड़े गर्म पानी नहीं होते, मतलब कि गर्म पानी आपको कहां मिलेगा खुद ही सोचो, ट्रॉपिकल एरिया में तो मिलेगा। अब ट्रॉपिकल एरिया का क्या मतलब है कि लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक ये जो ट्रॉपिकल वाटर्स हैं केवल और केवल यहीं आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी देखने को मिलते हैं लेकिन वो इतने बड़े तादाद में देखने को नहीं मिलेंगे। टेंपरेचर जो है पानी का लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में होना चाहिए। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस जिस हिसाब से मैंने बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशन उसका बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि दिन में जो है वो 30 से 35 डिग्री तक हो जाए और रात में आते आते वो बिल्कुल 5 से 10 डिग्री तक हो जाए। जो ये डायर्नल, इनको हम डायर्नल वेरिएशन बोलते हैं, मतलब दिन में जो दिन और रात के चलते ये जो वेरिएशन आते हैं टेंपरेचर में वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत नैरो होना चाहिए। हो सकता है कि 20 से लेकर 22-25 डिग्री या फिर 18 से लेकर 22 डिग्री तक वेरी करे, तो ऐसे टेंपरेचर में ये थ्राइव करेगा, ये बिल्कुल अच्छे से डेवलप होगा। तो एनुअल टेंपरेचर साथ ही साथ एक दिन का टेंपरेचर यहाँ पर बहुत ही नैरो रेंज मिलेगा जिसमें कि ये चेंज होता हो और उस बेसिस पर ये कोरल रीफ का डेवलपमेंट होगा। तो पहला कंडीशन क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेबल होना चाहिए। इसी क्लाइमेटिक कंडीशंस का ही एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसको थोड़ा गर्म पानी चाहिए होता है। देखो ये है डिस्ट्रीब्यूशन कोरल रीफ का। तो कोरल रीफ को आप बेसिकली देखोगे ना तो आपको एक्जैक्टली 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ही ज्यादा दिखेगा। यहाँ पर आप यूजुअली एक अच्छा इस पूरे फोटो को आप जरा ध्यान से देखो, कुछ स्पेशल चीजें हैं यहाँ पर जो कि आपको पकड़ना है। यहाँ पे
क्या है कैसे है वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आप जरा सा इस लेक्चर को पॉज करके आप देखोगे क्या कुछ स्पेशल फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं क्या। ठीक है, तो अभी आगे डिस्कस करता हूं कि ये स्पेशल फीचर क्या है। क्वेश्चन है आपका कि कोरल रीफ हमेशा, या फिर आप ये बोलो कि वेस्ट कोस्ट पे एब्सेंट क्यों होते हैं ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स में। तो अब हमने एक चीज पढ़ा था, अब आप इसको रिलेट करो अपने लास्ट लेक्चर से, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि भाई देखो यहां पर एक कोल्ड करंट फ्लो होता है, क्या नाम से, कैनरी करंट के नाम से। इस तरीके से इस वेस्ट कोस्ट पे पेरुवियन करंट फ्लो होता है, ऐसे ही यहां पर भी एक करंट फ्लो होता है, यहां पर भी एक करंट फ्लो होता है, कैलिफोर्निया करंट। तो इन सभी जगहों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोल्ड करंट जहां पर भी होगा वहां पर हमेशा वेस्टर्न कोस्ट आएगा, और ये वेस्टर्न कोस्ट डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है, तो यहां पर हमको डिजर्ट देखने को मिल रहा था। तो ये कोल्ड करंट का एक और इफेक्ट है कि कोरल रीफ्स को बनने के लिए तो भाई हमको गर्म पानी चाहिए, और गर्म पानी वहीं मिलेगा ना जहां पर वार्म ओशन करंट्स आते होंगे, और वार्म ओशन करंट हमेशा ईस्टर्न बॉर्डर्स पर ही देखने को मिलते थे, भाई यहां से यहां फ्लो करते थे और यहां से गल्फ स्ट्रीम बनता था, फिर ये नीचे की तरफ चले आते थे, ब्राजीलियन करंट बनते थे, या फिर यहां पर आते थे तो ये कौन से करंट, अगुलास करंट बनते थे। तो इन सब बेसिस पर, या फिर यहां पर मोजाम्बिक चैनल के अंदर मोजाम्बिक करंट बनते थे। तो इन सब जगहों पर अब देखोगे कि यहां पर देखो, आप बोल सकते हो कि यहां पर तो वेस्टर्न कोस्ट पर है, यहां पर भी वेस्टर्न कोस्ट पर है, तो कहीं ना कहीं यहां पर गर्म पानी मिलता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ये बिल्कुल मतलब कि अथाह सत्य नहीं है कि हर बार केवल और केवल वेस्टर्न या फिर बिल्कुल हम एक्सट्रीम पे जाके ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि मोस्ट कॉमनली जो है वो अपने ईस्टर्न कोस्ट पर ही कोरल रीफ क्यों मिलते हैं। कभी भी यूपीएससी ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के या फिर आपके मेंस के क्वेश्चन में भी अगर ऐसा कभी पूछती है तो उसके पीछे आप ओशन करंट से रिलेटेड करके चीजों को बताओगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप चीजों को रिलेट कर पाओगे कि एक एक टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, और कौन कौन से आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन एक है शैलो वाटर, जो कि हम शुरुआत से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसका डेप्थ जो है वो 45 मीटर से 55 मीटर तक ही होना चाहिए, इससे थोड़ा बहुत देखो चलता है, अप्रोक्सीमेशन की हम बात करते हैं, लेकिन इन्हीं डेप्थ पर सनलाइट का अमाउंट जो है वो अच्छे अमाउंट में पहुंचता है, और एबंडेंट सनलाइट चाहिए होता है इनको, तभी फोटोसिंथेसिस वगैरह ये कर पाएंगे और कोरल का ग्रोथ हो पाएगा। इसके बाद क्लियर सॉल्ट वाटर। क्लियर सॉल्ट वाटर का ये मतलब है कि इनके ग्रोथ के लिए ना जो भी सॉल्ट वाटर चाहिए ऐसा ना हो कि एकदम फ्रेश रिवर वाटर जैसा हो, या फिर एकदम सलाइन वाटर भी ना हो, जैसे कि हमारा डेड सी वगैरह ये सब, या फिर आप देखो जैसे कि इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में आपको यहां पर देखो इस रीजन में भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, या फिर जहां पर भी बिल्कुल सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होंगे वहां पर आपको कोरल रीफ नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़े फ्रेश वाटर जहां पर मिलते हैं, जैसे यहां पर देखो अटलांटिक ओशन से कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन ओशन बिल्कुल सटा हुआ है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। इवन इंडियन ओशन में भी काफी फ्रेश वाटर्स आते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको इन जगहों पर देखने को मिल रहा है क्लियर सॉल्ट वाटर। तो चार कंडीशन हमने पढ़ा। पांचवा कंडीशन है एबंडेंट प्लैंक्टन। ये जो प्लैंक्टन की हम बात कर रहे हैं, ये प्लैंक्टन बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं। देखो, एक तो पेड़ पौधे वाले होंगे, तो पेड़ पौधे वाले इनको बोलेंगे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स। छोटे छोटे मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक मेरीन ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, इनको बोलते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स। दूसरे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि स्विम नहीं कर पाते हैं, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट आ जाए ना तो ये उसको झेल नहीं पाएंगे, तो ये इनकी स्विमिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इनको हम लोग बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स या फिर ये जो पूरे प्लैंक्टन्स हैं, ये प्लैंक्टन एक प्रकार के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी के अंदर, और यहां पर जहां पे भी ये प्लैंक्टन्स मिलते हैं वहां पे बहुत ही एक बढ़िया रीजन मिलता है इन कोरल्स को डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये प्लैंक्टन्स आपको मिलेगा उतना ही बढ़िया ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी वहां पे, क्योंकि ये तो प्लांट है ना, प्लांट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रहेंगे और सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ खाना वाना तो बनाएंगे और ये ऑक्सीजन एमिट करेंगे, तो ये क्या है कि रिच सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। और ये क्या करते हैं कि जो भी कोरल्स वगैरह होते हैं उनके खाने के लिए भी बहुत बढ़िया एक फूड की तरह का काम करते हैं, तो इसीलिए ये जो कोरल होते हैं यही फाइटोप्लैंक्टन्स के पास में आ जाते हैं। तो ये रीजन है कि क्यों एबंडेंट प्लैंक्टन एक बढ़िया आइडियल कंडीशन बनाता है कोरल के ग्रोथ के लिए। आखिरी जो है छठवां है वो है लिटिल और नो पोल्यूशन। क्या होता है जिस हिसाब से हमने बताया कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी नहीं होना चाहिए, तो आप खुद ही समझ सकते हो इस चीज से कि अगर थोड़ा भी पोल्यूशन हुआ, अब ये पोल्यूशन नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, मतलब कि अगर नेचुरल होता है जैसे कि सी वेव्स आ गए या फिर साइक्लोन्स वगैरह ऐसे कुछ भी हो, या फिर अगर पोल्यूशन के फॉर्म में ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मेरीन पोल्यूशन होता है, तो मेरीन पोल्यूशन में जैसे कि डिस्चार्ज कर दिया कोई भी एफ्लुएंट्स को, या फिर अब देखो कुछ भी पोल्यूशन सीधे ओशन में बहा दिया, तो इन सब जगहों से कहीं पर भी ये जो भी ऐसे पोल्यूशन वाले कंडीशन होंगे ना, ये बहुत ज्यादा लेवल पे कैटास्ट्रॉफिक तरीके से डील करेंगे और उनके ग्रोथ को बिल्कुल से खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हमारे पास या तो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम पोल्यूशन होना चाहिए। आप इसको इसी से भी रिलेट कर सकते हो कि जिस हिसाब से दिन पर दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ, आप देखते हो कि जिस हिसाब से टेंपरेचर राइज हो रहा है, तभी तो यूएन का रिपोर्ट आया था इसके लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि 70% जो है कोरल रीफ्स वो आज के टाइम पे बिल्कुल थ्रेटेंड हो चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज आती है कोरल्स और जूज़ैंथी। देखो बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट क्या होते हैं, बायोलॉजी का ये पूरा सीन है। वर्टिब्रेट मतलब वो जिसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है, मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारी, तो हम लोग क्या है, इंसान क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ओशन के अंदर तो आपको ऐसे वर्टिब्रेट्स भी मिल जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स भी मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे और भी प्लांट्स मिल जाएंगे जो कि इन्हीं कोरल्स के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका एक बढ़िया रिलेशन डेवलप हो जाता है आपस में, ये सब आपस में रिसोर्स को कलेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जिसके चलते होता यूं है कि इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये बहुत ज्यादा इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इसीलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कि जब हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे उसी बेसिस पर हम ये भी समझेंगे कि किस हिसाब से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर जो अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप्स होते हैं इन सब जगहों पर हम पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर में इन सबको पढ़ लेंगे। अगला यूनिट भी परसों से मतलब एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद से क्लाइमेटोलॉजी ही स्टार्ट होगा। तो उन सब में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग फॉरेस्ट कौन से होते हैं, उनमें ये समझ में आएगा कि जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है उसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है कि जो हमेशा बारिश होती है वहां पर, और पत्ते वहां पर हमेशा हरे भरे होते हैं, तो वहां की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है। तो इसी तरीके से इन कोरल्स की भी जो कोरल एरियाज होते हैं ना, इनकी भी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है ओशन के अंदर में, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। अब होता क्या है कि कोरल देखो न्यूट्रिएंट जो है ना वो दो तरीके से, या फिर एनर्जी जो है, एनर्जी रिसोर्सेज वो दो तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि कोरल पॉलिप जो भी होते हैं ना वो
इनको कैप्चर करते हैं, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स को। प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स को या तो अपने टेंटिकल्स, मतलब कि जो ऐसे टेंटिकल्स आपने नहीं देखा शुरुआती वीडियो में, आप देख रहे हो कि ऐसे टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स उनके ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं पानी के अंदर। तो ऐसे मान लो कोई भी जू प्लैंक्टन्स होंगे जो कि इधर उधर स्विम तो कर नहीं पाते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको अपने टेंटिकल्स में फंसा लेते हैं। या फिर कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स यहीं पर जो डेवलप होते हैं, प्लांट पौधे वगैरह डेवलप होते हैं, इनको भी ये अपने टेंटिकल्स में फंसा लेते हैं। लेकिन ये तब करते हैं जब इनको सनलाइट वगैरह नहीं मिलती है। जब सनलाइट मिलती है तो जो दूसरा तरीका है वो ऑब्वियसली सनलाइट के द्वारा, ये जो भी जू एंथले होता है, ये जू एंथले भी वहीं पर मिलता है। जू एंथले भी एक तरीके का सिंगल सेल एल्गी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो भी कोरल्स होते हैं ऐसे जू एंथले के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो जब भी जू एंथले इनको मिलता है तो इसको पकड़ लेते हैं। वो पकड़ के करते क्या है कि हम बोलते हैं कि देखो जू एंथले, तुम्हारे पास तो इतना बढ़िया स्ट्रक्चर घर वर है नहीं, तो हम तुमको अपना मजबूत स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं जिसके आधार पर तुम आराम से रह सकते हो। और इन टर्न जू एंथले का होता है ना ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो तुम जो भी अपना खाना वाना बनाना वो थोड़ा सा हमसे शेयर कर लेना। तो क्या होता है कि जू एंथले को रहने की जगह मिल जाती है और इन कोरल्स को खाने पीने की जो सामग्री है वो इन जू एंथले के थ्रू मिल जाती है। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक तो प्लैंक्टन्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो कि इनको हेल्प करते हैं खाना वाना बनाने के चक्कर में, ये भी हेल्प करेंगे। और दूसरा जू एंथले मिलता है, जू एंथले इनको सन रेस के थ्रू इनको कुछ फूड प्रोवाइड करेगा। तो दोनों ही आपस में, कोरल्स, जू एंथले, ये सब आपस में मिलकर काफी काम कर लेते हैं। जू एंथले जो होते हैं वो सिम्बायोटिकली कोरल पॉलिप के साथ रहते हैं और यहाँ पर न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करते हैं। कोरल्स को बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जो आप ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये बहुत ही जूम्ड स्ट्रक्चर है और ये टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स भी ये प्लैंक्टन्स को पकड़ते हैं। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये सिंगल सेल एल्गी लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारा जू एंथले। जू एंथले अब देखो इनके ऊपर टिक गए ना ये, तो इनको रहने की जगह मिल गई यहाँ पर, और इसकी बेसिस पर ये सनलाइट की प्रेजेंस में खाना वाना बनाएंगे, जिसकी बेसिस पर ये कोरल्स भी बढ़िया से अपना खा पाएंगे। अब क्या होता है कि कोरल को इनके द्वारा कार्बन कंपाउंड भी मिलने लगता है। अब ये क्या करें कार्बन कंपाउंड, क्योंकि ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह का यूज करेंगे ना ये लोग, तो इसके चलते कुछ कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं इनको मिलने लगते हैं, जिसके चलते ये अपना कैल्सिफिकेशन का भी प्रोसेस इनहांस कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि ये अपना स्ट्रक्चर और बढ़िया मजबूत कर लेते हैं। तो पूरा एक समझ रहे हो ना आपकी, बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशन चल रहा है, न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है इनके आने से, और मतलब सभी चीजें बिल्कुल इकट्ठा एक साथ इनको मिल जा रही है अगर कोरल्स और जू एंथले आपस में एक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो जिस रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक बोलते हैं। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प मिलता है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इसके बेसिस पर हुआ क्या कि कोरल पॉलिप को क्या फायदा, मतलब सॉरी ये जू एंथले को क्या फायदा होगा, कोरल पॉलिप उसको एक बढ़िया प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसके जहां पे वो रह सके। साथ ही साथ जिस हिसाब से कार्बन कंपाउंड्स वगैरह ये इकट्ठा करता रहता है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्टेडी सप्लाई मेंटेन रहेगा। तो ये जू एंथले को कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई भी करता रहता है कि उसके बेसिस पर ये खाना और बढ़िया तरीके से बना सकेगा। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में आपको पता है ना, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो इन सब बेसिस पर ये म्यूचुअली एग्जिस्ट करते रहेंगे। तो इस बेसिस पर हमने ये देखा कि एक और चीज यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो सिम्बायोटिक रिलेशन है ना, ये कोरल्स को धीरे धीरे डेवलप करने में हेल्प करते हैं कि वो और जल्दी जल्दी, और ये जू एंथले को भी डेवलप करने में ऐड करते हैं। तो दोनों के दोनों क्या होगा कि कोरल्स जो होते हैं बेसिकली रात के टाइम पर प्रीडेशन वाले प्रोसेस है, मतलब कि अपने टेंटिकल से पकड़ पकड़ के जो भी प्लैंक्टन्स होते हैं उनसे खाना वाना उनके खा पी के मजे लेते हैं। और ये जो दिन का टाइम होता है वो जू एंथले को पकड़ते हैं और जू एंथले को पकड़ के ये फोटोसिंथेसिस कराते हैं, उसके बेसिस पर खाना पीना खाते हैं और इन टर्न सभी को ये रहने की जगह देते हैं। तो ये जो कोरल का टिश्यू है ना, कभी कभी आप देखते हो जैसे हमने देखा ना कलर्स बहुत ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, तो ये बेसिकली आप देखोगे ना कि ये जो कोरल्स हैं ये इनके अपने आप में ऐसे ब्यूटीफुल कलर्स नहीं आते हैं। ये जो अलग अलग कलर्स हम देख रहे हैं, रेड, पिंक, ब्लू, जो भी कलर्स होता है ये बेसिकली जू एंथले के बेसिस पर आता है। और जू एंथले जिस हिसाब से अपने टिश्यूज को डेवलप करता है वहां पर ये कलरेशन आता है। अब क्या होगा कि आप समझो कि अगर इन केस कभी भी ऐसा हुआ कि कोरल्स अगर जू एंथले को हटा दे अपने ऊपर से, तो ये जू एंथले जो भी हम वहां पर ग्रीन कलर देख रहे थे, इस तरीके से इनका ब्लू कलर, रेड कलर, ऐसे बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये जब भी खाना वाना बनाते हैं तो ऐसे सुंदर सुंदर कलर्स में चेंज होते रहते हैं। अब क्या होगा कि जू एंथले अगर कोरल से हट गया तो कोरल का जो भी कलर होगा व्हाइट कलर का होगा कोरल, और क्या ट्यूबुलर स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर दिखता ही है, तो ये हमेशा व्हाइट कलर का हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो कलर्स दिखते हैं हमको, तो इसीलिए ये कलरफुल दिखते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जू एंथले प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने कोरल ब्लीचिंग में क्या पढ़ा कि आइडियल कंडीशन क्या होती है, जू एंथले का क्या रोल है। अब हम पढ़ते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, इसका क्या रीजन है, या फिर कोरल रीफ्स के और भी क्या टाइप्स थे ये सब पढ़ते हैं। जो कोरल ब्लीचिंग या कोरल रीफ ब्लीचिंग क्या होती है, एक तरीके का टेंशन दे देते हैं हम इनको, टेंशन या फिर इनको एक डिस्टर्बेंस मिलता है। हो सकता है कि वो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के कारण हो, या फिर कोई भी नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के कारण हो सकता है, या फिर इनका हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, यहाँ पर जो मछलियां वगैरह इनको बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग कर लिया, या फिर हमने बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स यहाँ पर दे दिया, कुछ भी हो सकता है। जिसकी वजह पर अगर ये टेंस्ड कंडीशन में आते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई जू एंथले जो है कि भाई अब हमारे ऊपर इतना बोझ आ गया है, हम तुमको अपने ऊपर नहीं टिका सकते, अब तुम धीरे से यहाँ से हट लो। तो ये सबसे पहले करते हैं जू एंथले को एक्सपेल कर देते हैं अपने ऊपर से। जैसे ही ये जू एंथले को एक्सपेल करते हैं, अब इनको ये नहीं समझ आता कि यहाँ पर भाई सिम्बायोटिक रिलेशन था, जू एंथले इनको खाना दे रहा था, लेकिन ये बात इनको समझ नहीं आती, इसको एक्सपेल कर देते हैं और यहाँ पर फिर ये ऐसे व्हाइट कलर स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग एक प्रकार का कोई भी नेचुरल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे फ्लड का सिचुएशन आ सकता है, बहुत भारी स्टॉर्म आ गया, या फिर यहाँ पर देखो एल नीनो, एंजो, ये सारी चीजें लिखी है ना, इसको जब हम इंडियन ओशन को जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या है कि ये ओशन करंट से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन ओशन करंट में स्पेसिफिकली ये लोग डिपेंडेंट होते हैं मॉनसून के लिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जहां पर टेंपरेचर ओशन सरफेस का एक तरफ काफी गर्म हो जाता है, एक तरफ काफी ठंडा हो जाता है, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम से डेवलप होता है। केवल इतना समझो, ये कठिन कठिन नाम आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। एल नीनो, एक और होता है ला नीना। तो एल नीनो, ला नीना, एंजो, मतलब कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इवेंट्स, ये सब हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम इनको कवर कर लेंगे। मैं आपको याद भी दिला दूंगा उस टाइम पर कि कोरल रीफ में हमने ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा था। यहाँ पर और भी प्रेडेटरी आउटब्रेक्स हो सकती हैं, या फिर मतलब कोई ऐसा बड़ा मछली वगैरह आ गया जो कि इनको पूरा एक साथ खा के निकल जाए, या फिर एपिजोटिक्स। एपिजोटिक्स एक फॉर्म है ऐसे कि एपिडेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, अपने लिए कोई बीमारी फैल जाती है, तो आप समझो कि जब भी इन लोग के लिए ऐसा एपिडेमिक्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी होगा तो ये एपिजोटिक्स कहलाता है। तो ये देखो क्या करते हैं, इस पे पहले शुरुआती दिनों में यहाँ से एक स्ट्रक्चर देखने को मिले, ये जू एंथले इन पे देखो चिपके हुए हैं। जैसे ही टेंशन आया इन्होंने जू एंथले को एक्सपेल कर दिया, छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में दिख रहे हैं, जू एंथले को एक्सपेल कर दिया और यहाँ पर बचता है फिर हमारे पास डेड कोरल्स। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्ट्रेस फीचर है जो कि कोरल लोग अपने आप सहते हैं और इसके बेसिस पर वो कोरल ब्लीच हो जाता है। ब्लीच मतलब कि हम जानते हैं ना कि कपड़ों पर ब्लीच करते हैं तो वो भी व्हाइट कलर का हो जाता है, तो इसलिए वहां से ये नाम लिया गया कोरल ब्लीचिंग, मतलब कि जू एंथले को एक्सपेल कर देना। ठीक है, तो जब भी कोरल ब्लीच होता है तो ये बेसिकली अपने 60 से लेकर 90% ऑफ द जू एंथलेस को एक्सपेल कर देते हैं। साथ ही साथ जू एंथले भी
50 से 80% ऑफ ऐसे जूजेंथले होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को खो देते हैं, जिसकी वजह से अब वो खाना वाना भी नहीं बना पाएंगे। तो ओवरऑल इन सभी लोगों के लिए टेंस कंडीशन हो जाता है, कोरल्स के लिए भी, जूजेंथले के लिए भी। तो ये जो स्ट्रेस होता है, इसके चलते हमने कोरल रीफ ब्लीचिंग को पढ़ लिया। यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो भी कलर वगैरह होता है, अब वो पिगमेंट्स नहीं मिलेंगे ना इनको, क्योंकि पिगमेंट्स कहाँ आते थे, फोटोसिंथेसिस के बेसिस पर आते थे। अब वो कलर पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे, जो कि इनको कलर प्रोवाइड करता था जूजेंथले के कारण, जब जूजेंथले को एक्सपेल कर देंगे तो ये कलर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, कभी कभी ये देखा गया कि इतना अगर सीवियर ना हो कोरल ब्लीचिंग का फॉर्म, तो ये क्या होता है, टाइम के साथ साथ अगर इनको कुछ साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते दे दिए जाए तो ये वापस से इन्हीं जूजेंथलेस को अट्रैक्ट करते हैं और ये वापस से कलरफुल स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे, मतलब फिर से ये सही हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी यूपीएससी एक ऑप्शन देती है कोरल ब्लीचिंग इज इरिवर्सिबल, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। कोरल ब्लीचिंग इरिवर्सिबल नहीं है, अगर एक छोटे फॉर्म में अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, स्ट्रेस हुआ है उसको, तो वो उस टाइम पर तो कोरल ब्लीच हो जाएगा, लेकिन कुछ हफ्ते तक वापस से वो लोग सिम्बायोटिक एल्गी के साथ, मतलब जो भी जूजेंथले है उसके साथ वापस से सिम्बायोटिक रिलेशन को रिगेन कर सकते हैं। अगर जूजेंथले लॉस काफी दिनों तक हो गया, तब ये जाके इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मतलब कि इस हद तक हमने कोरल रीफ को खत्म कर दिया है कि अब वो रिकवरेबल नहीं है। जैसे कि हमने यूएन रिपोर्ट में देखा था ना कि 20% जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब वो रिकवरेबल नहीं है। तो उनका मतलब ये कोरल ब्लीचिंग इस हद तक हो चुकी है कि वहां पर उनकी रिकवरीज नहीं हो सकती। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, आप इसको इनफैक्ट आप स्लाइड में देखें तो ही ज्यादा बेहतर होगा, आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में तो इसको नहीं देख पाओगे। तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था नहीं, बस इसमें एक बहुत बढ़िया इमेज था जिसके बेसिस पर ये सारा हेल्दी कोरल क्या है, स्ट्रेस कोरल क्या है, ब्लीच कोरल क्या है, इन सब के बारे में लिखा हुआ था। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल कॉजेस देखेंगे कोरल ब्लीचिंग की, तो ये कुछ कॉजेस हैं जैसे कि टेंपरेचर वेरिएशन जो कि हमने पढ़ लिया है, सब एरियल एक्सपोजर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, फ्रेश वाटर डाइल्यूशन, ज़ेनोबायोटिक्स और एपिजोटिक्स, इन सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं करके। देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें टेंपरेचर की, तो हमने पढ़ा कि देखो टेंपरेचर वेरिएशन इनके साथ अगर थोड़ा बहुत भी छेड़छाड़ हुआ तो हम बिल्कुल से हम बोलेंगे कि भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, टेंशन का एरिया यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और ब्लीच कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने टेंपरेचर पढ़ा कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का पानी होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द में ही ये सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग के चलते या फिर कुछ भी किसी भी रीजन से ट्रॉपिकल टेंपरेचर में वेरिएशन आता है, तो ये कोरल ब्लीचिंग का एक इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। ब्लीचिंग इवेंट जो है वो हमेशा ऐसे होगा ना कि जब सडन टेंपरेचर में ड्रॉप हो जाए या फिर तुरंत ही मान लो कि जैसे अपवेलिंग की बात करें, अपवेलिंग हमने हालांकि पढ़ लिखा है कि अपवेलिंग क्या होता है कि अगर ये ओशन का ये पूरा पानी है और यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट बना है और ये पूरा यहाँ पर पानी बना हुआ है, अगर इस सरफेस का पानी इधर चला जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से ये पानी ऊपर उठ जाता है। ठीक, ये जब पानी ऊपर उठ जाएगा तो इसी को अपवेलिंग बोलते हैं और नीचे के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच चीजें ऊपर आती हैं। अब समझो कि जब ये चीजें ऊपर आएगी तो ऑब्वियस बात है ना, ये ठंडे होंगे और हमने पढ़ा था कि बेस पर ठंडे पानी होते हैं, ठंडे पानी जैसे ही ऊपर आएंगे कोरल एरियाज में तो वो तो टेंपरेचर ड्रॉप हो जाएगा तुरंत के तुरंत। इस टाइम पर क्या होगा कि ये कोरल रीफ कोरल ब्लीचिंग मशीन हो जाएगा। तो ऐसे ही कभी भी इंटेंस अपवेलिंग आ गया या फिर आप देखो सीजनली कभी कभी बहुत ठंडी हवाएं बहने लगी तो उस टाइम पर भी ऐसे रीफ तुरंत ही मर जाएंगे, मतलब कि ये मर जाएंगे इन द सेंस कि ब्लीच हो जाएगा। इसके अलावा एसिडिफिकेशन के थ्रू भी कोरल रीफ्स कॉज हो सकते हैं। एसिडिफिकेशन क्या करता है, जो उनकी कैल्सीफाइंग एबिलिटी होती है ना कोरल्स की, वो कैल्सीफाइंग एबिलिटी जिसके बेसिस पर वो स्केलेटन्स वगैरह बनाते थे उसको रिड्यूस कर देता है। तो उसके रिडक्शन से भी वो उन जूजेंथलेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे इनको, तो उस बेसिस पर भी ये कोरल ब्लीच हो जाएगा। और अगर टेंपरेचर में छोटा भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिला है, ऐसा सिचुएशन आया कि 3 से 4 डिग्री लगभग टेंपरेचर वेरिएशन आ गया है, तो भी आप इसमें थोड़ा बहुत टेंशन देख ही सकते हो। इसके अलावा और क्या कॉजेस हैं, देखो क्या होता है समर सीजन में नॉर्मली कोरल ब्लीचिंग होती है, क्यों, और हमेशा देखोगे कि वार्मिंग पीरियड के एंड में होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो वाटर कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना अमाउंट में पानी गर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है और ये बहुत कम होती है। तो पानी जो है ना काफी देर में गर्म होती है, तो इसीलिए आप देखोगे कि समर सीजन में नहीं बल्कि समर सीजन जब खत्म होने लगता है तब जाके पानी का पूरा टेंपरेचर काफी गर्म हो जाता है, तो टेंपरेचर वेरिएशन काफी हद तक बढ़ जाता है, जिसके चलते कोरल ब्लीचिंग होती है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि विंड वेलोसिटी अगर ऐसा है कि बिल्कुल शांत है और ऐसा अगर एरिया तो बढ़िया है, लेकिन इनके अलावा अगर पानी में टर्बिडिटी काफी कम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और काफी कम हो गया, समुद्र काफी शांत है, उस केस में देखोगे ना कि वहां पर लोकलाइज्ड हीटिंग जो है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। इवन अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो भी वहां पे काफी हद तक बढ़ सकता है। टर्बिडिटी वगैरह जो होती है ना वो इन सब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कम करती है, लेकिन इन सबके ना होने से ये काफी हद तक पेनिट्रेट करेगा नीचे तक और वहां पर आप टेंपरेचर वापस से बढ़ा दोगे। इवन जो ये यूवी रेडिएशन होते हैं वो सी वाटर को बहुत तेजी से पेनिट्रेट करते हैं, टेंपरेचर बढ़ाने का काम करते हैं। तो जैसे ही कंसंट्रेशन इनका इंक्रीज होगा, मतलब यूवी रेडिएशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तुरंत के तुरंत जो कोरल्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं और इसके चलते टेंपरेचर बढ़ता है और ये कोरल ब्लीच हो जाते हैं। इसके अलावा सब एरियल एक्सपोजर क्या मतलब है, जो क्या होता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है जैसे मान लो कि लो टाइड्स बहुत ज्यादा कम हो गया, तो लो टाइड काफी कम होगा तो आप समझ रहे हो ना कि ये शैलो वाटर में तो ऑलरेडी बनते हैं। अब लो टाइड मान लो यूजुअली यहाँ तक आता था और कोरल्स वगैरह सब यहाँ प्रेजेंट है, अब बहुत ही एक्सट्रीम लो टाइड आया और ये बिल्कुल नीचे आ गए, यहाँ तक पानी का लेवल आ गया, तो ये सब एक्सपोज हो गए ना, इसी को बोलते हैं सब एरियल एक्सपोजर। और जैसे ही हवा के फॉर्म में ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो आप समझ रहे होगे कि इनके चलते क्या होगा कि सोलर रेडिएशन अचानक से बढ़ जाएगा, या फिर जो भी सी वाटर है अब वो मतलब रेन्स वगैरह से भी डाइल्यूट होगा, मतलब या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जूजेंथले वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इन सबसे भी कोरल का डेथ होगा। और हमेशा से यही होगा कि टेंपरेचर वेरिएशन इतना ज्यादा मिल जाएगा इनको कि उस बेसिस पर भी कोरल ब्लीचिंग सब एरियल एक्सपोजर के थ्रू भी मिल सकेगी। अगला कॉज है फ्रेश वाटर डाइल्यूशन। तो अगर मान लो बहुत तेजी से फ्रेश वाटर को हमने डाइल्यूट कर दिया इसके अंदर, तो मान लो ऐसा कोई एरिया हो जहां पर स्टॉर्म जनरेटेड प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर आए हो और ऐसे रन ऑफ को हमने कोरल ब्लीचिंग वाले एरियाज में मिला, कोरल रीफ वाले एरियाज में मिला दिया, तो वो भी एक कंडीशन बनते हैं ब्लीचिंग के लिए। हमेशा ऐसा होता है कि ये जो फ्रेश वाटर डाइल्यूशन है वो बहुत ही छोटे एरिया में इफेक्ट करता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द रीजंस में हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, क्या होता है कि बहुत बार कोरल रीफ ब्लीचिंग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमने उसमें एक्सेसिव एलिमेंट्स डाल दिया। अब उसमें क्या होता है कि जब हम न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन जैसे कि मान लो एमोनिया है, नाइट्रेट है, ये सब कहां से आते हैं, मान लो कि बारिश का पानी आ गया या फिर हमने कहीं एमोनिया या नाइट्रेट जानबूझ के, जैसे कि हम देखते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग इन सब चीजों का अगर एमोनिया वगैरह का यूज करते हैं ना खाद में, फर्टिलाइजर में, तो ये सभी बहते बहते समुद्र तक आते हैं और इनसे न्यूट्रिएंट काफी हद तक बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि ये जूजेंथले की डेंसिटी को 2 से 3 गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि जूजेंथले के लिए क्या भाई ये सब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जूजेंथले को तो और बढ़िया लगेगा, जूजेंथले खूब हद तक बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली देखो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का बेसिक मतलब यही होता है कि लैंड सरफेस से कुछ बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज जैसे ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। हालांकि ये जूजेंथले से देखो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का सेकेंडरी इफेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या करेगा कि ये कोरल रेसिस्टेंस को कम करेगा
और डिसीजेस के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे जूसेंथली, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट इनका होगा उतना ज्यादा डिसीजेस के थ्रू ये ससेप्टेबल होंगे। इसीलिए क्या होता है कि इनडायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के बढ़ाने से क्या होगा कि जूसेंथली की डेंसिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी और इनकी ससेप्टेबिलिटी, मतलब कि जितनी भी ससेप्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होगी वो इन डिसीजेस के लिए और ज्यादा प्रोन हो जाएंगे, इनको और ज्यादा डिसीजेस हो सकते हैं, जिसके चलते वापस से कोरल ब्लीचिंग होगी। तो ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी एक इंपॉर्टेंट कॉज बनाता है। इसके अलावा ज़ेनोबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल कंटेमिनेंट्स का अगर कंसंट्रेशन इन सरफेसेस पे या फिर इन ओशन वाटर्स में काफी ज्यादा हो जाता है, जैसे कि मान लो कॉपर है, हर्बिसाइड्स हैं, कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन वहां पे चल रहा है उसके चलते हैं, तो ये सबसे कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। एक आता है एपिजूटिक्स की बात भी हमने भी की थी। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का पैथोजन इंड्यूस्ड ब्लीचिंग है। मतलब क्या होता है कि ये ब्लीचिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। एपिजूटिक्स आप समझ सकते हो कि एक प्रकार का डिसीज है, ठीक है, जिसको हम लोग मान लो कोरल डिसीज बोल देते हैं। अब ये क्या होगा कि ये हो सकता है जैसे हमारे यहाँ एपिडेमिक्स होते हैं ना, तो ये पूरी की पूरी एक एरियाज को ही बिल्कुल डिसीज से प्रभावित करके सब मौत के घाट उतार देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एपिजूटिक्स होंगे। एपिजूटिक्स ऐसा होगा कि कुछ डिसीज आएंगे जो कि इन पूरे के पूरे एरियाज को ही मार डालेंगे। तो मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा कॉलोनी मर जाएगा। ये ब्लीच वाला कंडीशन नहीं है, देखो थोड़ा सा अलग है ब्लीचिंग से, लेकिन फिर भी हम उनको एक रीजन हल्का सा कनेक्ट करते हुए कोरल ब्लीचिंग का भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स थे। इसके अलावा स्पेशियल और टेम्पोरल रेंज ऑफ कोरल रीफ ब्लीचिंग क्या होगा? देखो क्या होता है कि लगभग वर्ल्ड के सभी एरियाज में हमको कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। उन रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में आप बात कर सकते हो, जैसे कैरिबियन आइलैंड में आप देख रहे थे, या फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर रहे थे। इनके अलावा पैसिफिक ओशन की बात कर लो, अटलांटिक ओशन की बात कर लो, इवन रेड सी और अरेबियन गल्फ में भी काफी हद तक इंडियन ओशन में इन सब जगह पर कोरल रीफ्स मिलते हैं। लेकिन इनका जो रीफ ब्लीचिंग का एक पूरा ट्रेंड रहा है वो काफी चेंज रहा है। देखो 1980s के बाद से क्या हुआ है कि मोर और लेस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स इज मोर रिस्पांसिबल फॉर देयर ब्लीचिंग पर्पस। लेकिन 1980s के पहले का क्या रीजन था? ये नॉन थर्मल डिस्टर्बेंसेस होते थे, जैसे कि मान लो स्टॉर्म आ गया, एरियल एक्सपोजर हो गया, लो टाइड के चलते काफी कम लो टाइड हो गया, तो एरियल एक्सपोज कर दिया उसने, तो सब एरियल एक्सपोजर, स्टॉर्म्स, इन सब के चलते कोरल ब्लीचिंग हुआ करती थी। लेकिन पोस्ट 1980s ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर थर्मल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज काफी हद तक बढ़ गई है, जैसे कि आप एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के बेसिस पर पोल्यूशन की बात कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हो। इन सब रीजन को हम ज्यादा हद तक देख सकते हैं 1980s के बाद में। तो कभी भी आपको हिस्टोरिकली कनेक्ट करना हो या फिर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखना हो कोरल रीफ ब्लीचिंग जो है हिस्टोरिकली कैसे चेंज हुआ है आज के टाइम पर, या फिर ग्लोबल वार्मिंग का और क्या इफेक्ट पड़ रहा है कोरल रीफ के ऊपर, तो आप इन पॉइंट्स को भी अपने मेंस वाले आंसर में ऐड कर सकते हो। अब क्या होता है कि कभी कभी एक पॉजिटिव पॉइंट भी हमारे पास होना चाहिए, मतलब बैलेंस करने के लिए अपने आंसर को। तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ब्लीचिंग हमेशा हार्मफुल नहीं होता। ऐसा साइंटिस्ट ने खोजा है कि देखो अगर थोड़े अमाउंट में ब्लीचिंग हो तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे? अगर कंसिस्टेंटली ये ऐसे ही ब्लीचिंग के थ्रू, छोटे ऐसे ब्लीचिंग के थ्रू अगर कोरल्स को हम एक्सपोज करेंगे तो ये ब्लीचिंग से रेसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब ये ऐसा रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कि वो बाद में कभी ब्लीच ही नहीं होंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि थोड़े अमाउंट में ब्लीच हो रहा है तो अच्छी बात है ना, कि उनके पास इसका रेसिस्टेंस डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया। अब कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यूपीएससी 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग। जैसा कि हमने एक रीजन डिस्कस किया कोरल ब्लीचिंग का, तो इसमें बताना है कि व्हाई इज दिस फिनोमेना ए कॉज ऑफ कंसर्न, क्यों हम इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन बताया द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो हमने पढ़ा ही ऑब्वियसली कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन एसिडिफिकेशन से ऑब्वियसली अफेक्टेड होंगे। दूसरा, कोरल रीफ्स का सर्वाइवल और ग्रोथ भी एडवर्सली अफेक्टेड होगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम फाइटोप्लैंक्टन्स को अफेक्ट करेंगे तो उसी से रीजन में कोरल रीफ भी अफेक्टेड होगा। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 कौन से में? एक तो ये, मतलब थर्ड आंसर भी हमारा करेक्ट ही है। हमें बस देखना कि फोर्थ सही है या नहीं। द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब देखो फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा, अब इतना डिफिकल्ट वर्ड आपको पता नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन्स भी इससे रिलेटेड होंगे, तो इसलिए आप इसको भी टिक कर दो। और थर्ड तो वैसे भी सही है, क्योंकि हमें थर्ड में तो डाउट भी नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे कि जब भी ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट कंडीशंस होंगे ना, तो उसके लिए ऑप्शंस हमेशा सिमिलर होंगे। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब देखो क्या है कि एसिडिफिकेशन का क्लाउड सीडिंग से कोई मतलब नहीं है, ना कि हमने ऐसा कुछ भी पढ़ा है अभी तक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली नहीं सही होगा। हमारा करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3 इज द ओनली करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या होगा कि देखो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी उसने। ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों में यूजुअली ऐसे स्टेटमेंट नहीं सही होते, आप एक सीरियस इनको ओमिट कर सकते हो। दूसरा, जो फॉलोइंग है कोरल रीफ्स, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी में ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी भी। फिलहाल आप ये भी समझ सकते हो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी कोरल रीफ्स मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी कोरल रीफ्स मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी कोरल रीफ्स मिलते हैं। सुंदरबन जो है ना वो मैंग्रोव्स वहां पे मिलते हैं। मैंग्रोव्स हमने डिस्कस किया कि अभी तक बिल्कुल ऐसे शैलो एरियाज होते हैं, जैसे कि जहां पर पानी और ओशन सर्फेस मिलते हैं और वहां पर कुछ पानी में डूबते हुए पेड़ पौधे मिल जाते होंगे। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ये फोर्थ आप एलिमिनेट कर दो और 1, 2, 3 का करेक्ट आंसर, इसका भी आंसर ए ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेंपरेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इफ द ग्लोबल टेंपरेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल इंपैक्ट और इंपैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। अब देखो ये एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है जिसमें आपका बेसिक नॉलेज ही आपको क्वेश्चन टिक करा देगा। कैसे? मैं बताता हूं आपको। टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। दूसरा, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। तो आपको पता चला कि जो कोरल मोर्टेलिटी है वो काफी हद तक अफेक्ट करेगा इस टेंपरेचर इंक्रीज से, थोड़ा भी टेंपरेचर इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। अब देखो क्या है कि जब भी ऐसा स्ट्रॉन्ग या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि परमानेंटली डिसअपियर हो जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे के सारे वेटलैंड डिसअपियर हो गए। तो ये एकदम एक्सट्रीम वर्ड है, इसको बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दो कि गलत होगा। कल्टीवेशन, तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि हमारा ये और ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब ये बोला कि भाई कहीं पर भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है, इसको भी गलत कर दो। फोर्थ स्टेटमेंट भी डेफिनेटली गलत है। तो फिलहाल हमारा सेकंड आंसर सही था, उसके हिसाब से हमने टिक तो कर दिया। हालांकि हमें नेट कार्बन सोर्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अपने नॉलेज से, कॉमन नॉलेज से हमने ये चीजों को एलिमिनेट करके आंसर को टिक कर दिया। ये यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। आप इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी हद तक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये यूपीएससी के कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं, जैसे कि आइडियल कंडीशन डिस्कस करेंगे कौन कौन से कोरल रीफ के